के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए अब तक की खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। भाजपा अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति की बैठक संपन्न। शामिल हुए झारखंड के पूर्व सीएम व बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। बीएचयू में आयोजित 3 दिवसीय एडनाट 2023 का रविवार को हुआ समापन। अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ का 1 दिवसीय अधिवेशन संपन्न। और दिव्यांग क्रिकेट विश्व कप हेतु भारतीय खिलाड़ियों के चयन के लिए आयोजित प्रतियोगिता संपन्न। उत्तर प्रदेश की टीम बनी विजेता। और अब समाचार विस्तार से। बीएचयू में आयोजित 3 दिवसीय एडनाट 2023 का रविवार को समापन हुआ। बीएचयू में आयोजित 3 दिवसीय एडनाट 2023 का रविवार को समापन हुआ। समापन समारोह में डॉक्टर शुभदीप चटर्जी को डॉक्टर लालजी अवार्ड से सम्मानित किया गया। कॉन्फ्रेंस में देश विदेश से आए वैज्ञानिकों ने बैक्टीरिया, बायोबैंक तथा अन्य विषयों पर अपनी बातों को रखा। अपने व्याख्यान में डॉक्टर शुभदीप चटर्जी ने दावा किया कि जिस तरह से मनुष्य आपस में बात करके अपना विकास करते हैं, वैसे ही मानव शरीर में उपस्थित बैक्टीरिया भी आपस में बात करके उसे पूरे शरीर में अपना विकास करते हैं। बैक्टीरिया के आपसी तालमेल को तोड़ने के उपाय को समझाते हुए डॉक्टर शुभदीप चटर्जी ने कहा कि आप एक ऐसी दवा का प्रयोग करिए जो बैक्टीरिया के कम्युनिकेशन को ब्रेक कर दे। उससे बैक्टीरिया जो अपनी बातों को मानव शरीर में फैला रहा है, उसे ब्रेक किया जा सकता है। कार्यक्रम के आखिरी दिन मुख्य वक्ता प्रोफेसर जॉर्ज वन ड्रीम रहे। कार्यक्रम में आईआईटी गुवाहाटी से आए प्रोफेसर प्रियांकु शर्मा और प्रोफेसर मंजिल हजारिका ने अपने शोध कार्यों को साझा किया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर सचिन तिवारी एवं रसायन शास्त्र आईआईटी बीएचयू के प्रोफेसर रामनाथन ने किया। बहुत अच्छा रहा है। मेरी भी प्रेजेंटेशन थी और मैं पिछले 2-3 दिन से देख रहा हूँ कि भी इतना बढ़िया जो डीएनए से रिलेटेड जो भी रिसर्च वर्क मेरे ख्याल से इंडिया में प्रेजेंट हो रहा है, सबसे बेस्ट मैंने प्रेजेंटेशंस और यहाँ पर जो डेलिब्रेशंस देखे हैं वो किसी भी कॉन्फ्रेंस, मैंने नेशनल इंटरनेशनल बहुत सारी कॉन्फ्रेंस अटेंड किए हैं, लेकिन जो एडनेट की जो कॉन्फ्रेंस है वो सबसे मेरे को सबसे बेस्ट इंफॉर्मेटिव कि भी जो एक साइंस को एक लॉजिकल एंड तक ले जाने के लिए जो भी पेपर्स यहाँ प्रेजेंट किए गए हैं और जो भी रिसर्च प्रेजेंट हो रही है, मैं प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा अरेंजमेंट यहाँ पर किया है कि नॉट ओनली साइंटिफिक डेलिब्रेशन बट जो भी उन्होंने जिस तरह के पेपर्स यहाँ प्रेजेंट हो रहे हैं वो तारीफ के लायक है। भाजपा के अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति की बैठक में रविवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी व भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी के रोहनिया स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में आयोजित अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक के समापन सत्र में रविवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन सिंह शामिल हुए। 2 दिवसीय बैठक के समापन समारोह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अनुसूचित जनजाति के लिए जितना काम केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की योगी सरकार कर रही है, उतना किसी भी सरकार ने नहीं किया। अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए कई बड़ी योजनाओं को लागू किया गया। उत्तर प्रदेश की सरकार ने पूरी प्रतिबद्धता से उन योजनाओं को लागू किया है। अनुसूचित जनजाति मुख्यधारा की ओर आ रहा है और उनके कौशल का विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसी देश में जाते हैं तो वनवासी भाइयों द्वारा बनाए गए उत्पाद को भेंट करते हैं। केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह बीजेपी में दूसरे दल के कार्यकर्ताओं के शामिल होने पर बोले कि देश और उत्तर प्रदेश में तमाम दलों के नेता और विधायक मोदी जी के कर्तव्यों से आकर्षित होकर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश आज सबसे तेजी से प्रगति कर रहा है, यह हमारे विरोधी भी मानते हैं। उन्होंने कहा कि जितना निवेश उत्तर प्रदेश में हो रहा है, देश के किसी प्रदेश में नहीं हो रहा। कानून व्यवस्था की स्थिति उत्तर प्रदेश में मजबूत हुई है। और मोदी और योगी सरकार जो आज पूरे देश के अंदर अनुसूचित जनजाति के लिए कर रहा है, जो इसके पहले कभी हुआ नहीं। ये 9 वर्षों से दिल्ली की सरकार आदरणीय मोदी जी ने अनुसूचित जनजाति भाइयों के विकास के लिए कई बड़ी योजनाओं का निर्माण किया है और उत्तर प्रदेश की सरकार ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ उन तमाम योजनाओं को लागू किया है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि अनुसूचित जनजाति आज समाज के मुख्य धारा की ओर आ रहा है और उनका जो कौशल विकास हुआ है। आज हमारे प्रधानमंत्री दुनिया के किसी भी देश में जाते हैं तो कोई न कोई एक उत्पाद कोशिश होती है कि जो हमारे वनवासी भाई बना रहे हो भेंट करते हैं
और देश के अंदर जो मोटे अनाज का अभी जो अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर वर्ष है, इसमें भी आप देखेंगे कि हमारे जो जनजाति भाई हैं उनको काफ़ी इसके कारण प्रोत्साहन मिला है और उनकी आमदनी में भी बढ़ोतरी हो रही है। डाक कर्मचारियों का एक दिवसीय अधिवेशन विश्वेश्वरगंज प्रधान डाकघर के सभागार में संपन्न हुआ। विश्वेश्वरगंज प्रधान डाकघर के सभागार में डाक कर्मचारियों का एक दिवसीय अधिवेशन हरीश चंद्र तिवारी के नेतृत्व में संपन्न हुआ। डाक कर्मचारियों के इस अधिवेशन में अतिथि के रूप में CB तिवारी, प्रांतीय सचिव उत्तर प्रदेश व प्रदीप सिंह प्रदेश अध्यक्ष उपस्थित रहे। अधिवेशन में आए हुए सभी लोगों का स्वागत हरीश चंद्र तिवारी ने लोगों को माल्यार्पण कर दुपट्टा पहनाकर तथा सभी लोगों का स्वागत व अभिनंदन किया। अधिवेशन में आए हुए लोगों ने सरकार के विरुद्ध नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि 16 व 17 मार्च को 2 दिवसीय हड़ताल पर सभी डाक कर्मचारीगण रहेंगे। अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ वाराणसी मंडल का द्विवार्षिक मंडलीय अधिवेशन सुचारू रूप से संपन्न हुआ, जिसमें अगले सत्र के लिए नए पदाधिकारियों का सर्वसम्मत से चयन किया गया और विभाग द्वारा हमारे GDS का निरंतर शोषण किया जा रहा है। काम 8 घंटे 10 घंटे लिया जा रहा है, लेकिन उसके एवज में वेतन 4 और 5 घंटे दिया जा रहा है, जो कि बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। सरकार हमारे GDS कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ी अन्याय कर रही है। हम लोग 75% ग्रामीण जनता की सेवा करते हैं, इसके बावजूद सरकार काम तो चाहती है, काम आप करते रहो, जनता की सेवा करते रहो रात दिन, लेकिन जब आपको वेतन मिलने की बात आए तो 4 और 5 घंटे का वेतन मिलता है। इसलिए हमारे सभी कर्मचारी परेशान हैं, आक्रोश में हैं। इसको लेकर के हम लोगों ने अभी 2 मार्च को राष्ट्रव्यापी भारतवर्ष के हर जनपदों में धरना प्रदर्शन हुआ था। इसके बाद सरकार के अगर जू नहीं रहेगा तो अभी हाल में 16 और 17 मार्च को 2 दिन की हमारी स्ट्राइक होने जा रही है और अगर सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो इसके बाद हम लोग एक नई रणनीति बनाएंगे, जिसके तहत अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए जाने के लिए बाध्य हो जाएंगे। अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ द्वारा आज अधिवेशन समापन के बाद जो कि हमारे जनरल सेक्रेटरी महोदय श्री SS महाजूरिया जी ने DG दिल्ली महोदय को नोटिस दी है कि आगामी अपनी मांगों को लेकर हम लोग जो है 16-17 मार्च को 2 दिन का धरने का कार्यक्रम आयोजित किए हैं। देवा फाउंडेशन और संबल संस्था द्वारा महिला सशक्तिकरण कल, आज और कल विषयक सेमिनार का आयोजन BHU के स्वतंत्रता भवन में हुआ। महिला दिवस के अवसर पर देवा फाउंडेशन और संबल के तत्वावधान में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता भवन में सेमिनार महिला सशक्तिकरण कल, आज और कल का आयोजन किया गया। इस सेमिनार के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री और शहर दक्षिणी के विधायक नीलकंठ तिवारी रहे। उन्होंने कहा कि आज इस कार्यक्रम में शामिल लोग कुछ न कुछ अच्छा संदेश लेकर जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद मातृशक्ति के उत्थान, मातृशक्ति को केंद्र में रखकर बनाई गई योजनाओं का निर्माण हो रहा है। मातृशक्ति समाज में अग्रिम पंक्ति पर खड़ी है और समाज का मार्गदर्शन कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घर घर शौचालय बनवाए, स्कूलों में भी शौचालय बनवाए। आज लड़कियां पढ़ रही हैं, बेटियां पढ़ रही हैं, साथ ही साथ उनको शिक्षा देना, उनको उच्च शिक्षा देना और कानून की शिक्षा देना, नारी को स्वावलंबन देना और साथ ही कानून की शिक्षा देकर मजबूती प्रदान करना उनका लक्ष्य है। आज पुलिस में, सेना में लड़कियां जा रही हैं। आप लोगों का यह प्रयास, कार्यक्रम इन सब चीज़ों को मिला करके भारत की सांस्कृतिक परंपरा को आगे बढ़ाने का एक बहुत बड़ा प्रकल्प है। उन्होंने आगे कहा कि महिला संरक्षण के लिए अब तक 54 प्रकार के कानून बनाए जा चुके हैं। उन्होंने संबल संस्था के इस प्रयास की बहुत सराहना की। संबल संस्था की संचालिका डॉक्टर मोहिनी झंवर ने कहा कि हमने यह कार्यक्रम महिला दिवस के अवसर पर किया है। महिला सशक्तिकरण कल, आज और कल हमारे इस कार्यक्रम में 1000 से 1200 महिलाएं एवं बच्चियां शामिल हुई। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम महिलाओं को प्रधानमंत्री द्वारा जितनी भी योजनाएं महिलाओं के लिए हैं उसको बताया गया। साथ ही उन्हें यह भी बताया गया किस तरह से रोजगार के नए नए अवसरों को घर बैठे वो कर सकती हैं। इन सभी चीज़ों की जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में महिलाओं को मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य किस तरह स्वस्थ रखें इसके लिए भी जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान 8 महिलाओं को समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित भी किया गया। महिलाओं को पॉस्को एक्ट के बारे में बताया गया, उनको मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, उनके फिजिकल हेल्थ के बारे में बताया गया, गायनी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी उन समस्याओं को बताया गया कि किस तरह से वो उनको ठीक रख सकते हैं।
कौशल विकास के बारे में उन्हें बताया गया कि कौशल विकास की क्या क्या योजनाएं चल रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने जो योजनाओं को चलाया है महिलाओं के लिए, उसके बारे में उन्हें बताया गया, संपूर्ण जानकारी दी गई और किस तरह से संबल संस्था उनको और रोजगार के अवसर कैसे दिला सकती है उसके बारे में उन्हें बताया गया। सामाजिक संस्था अदब सराय बनारस द्वारा प्रवासी भारतीय शायर व लेखक अतीक अंजर के सम्मान में मुशायरा व परिचर्चा का आयोजन किया गया। वाराणसी सामाजिक व अदबी संस्था अदब सराय बनारस तत्वावधान में रविवार को पराड़कर भवन के सभागार में प्रवासी भारतीय शायर एवं लेखक दोहा कतर से तशरीफ लाए अतीक अंजर के सम्मान में संस्था द्वारा मुशायरा व परिचर्चा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में संस्था के संस्थापक सदस्य डॉक्टर शाद मशरिकी आलम बनारसी, जमजम रामनगरी और डॉक्टर फरहत इसार ने अतिथियों को गुलदस्ता पेश करके सम्मानित किया। इस अवसर पर अतीक अंजर ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि काशी नगरी, जो कि मेरा जन्म स्थान है, इसी दयारे इल्म फन में मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है। इस शहर ने मुझे उस लायक बनाया है कि दोहा कतर ही नहीं, दुनिया के अधिकतर हिस्सों में जहां उर्दू और हिंदी बोली जाती और समझी जाती है, मेरी नज़में दिलचस्पी के साथ पढ़ी जाती हैं। उसका प्रमुख कारण यह है कि जब समय अफवाह बन रहा हो और सच को झूठ बनाने पर आमादा हो, जब मंशाएं कुटिल व हिंसक हो, विवेक लकवाग्रस्त और विचार ध्वनियों के शोर की तरह भिनभिना रहा हो, तब दुनिया के नक्शे पर मेरी नई किताब अच्छे दिन की शोक जन्म लेती है। आज मेरे शहर बनारस और अदब सराय ने मुझे जो इज्जत और सम्मान दिया है, वह मेरे निजी एवं शेरी जीवन का कभी न भूलने वाला पल है। अतीक अंजर साहब ने इस अवसर पर अपनी नई नज़में और गज़लें श्रोताओं की फरमाइश पर प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर मुर्शफ अली, उर्दू विभाग, BHU ने किया। मेरा घर इस नदी के पास नहीं, मेरा घर इस नदी के पास नहीं। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuvar Public School: quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल, वातानुकूलित छात्र छात्राओं हेतु छात्रावास की सुविधा, हरितिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम, NCC, ABC सर्टिफिकेट तथा कैरियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टम अध्ययन की व्यवस्था, शहर की सभी भागों क्षेत्र में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला है, ऑडियो वीडियो क्लासेस की सुविधा। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं हड़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413। जगतगंज, वाराणसी। फोन नंबर 7408457111। बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412। रेलवे स्टेशन रोड, दुर्ग, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710। मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं
स्वामी हरसेवानंद महाविद्यालय चुर्क सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल पाठशाला ही नहीं संस्कारशाला भी है। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल, LKG से क्लास 12 तक, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केदारघाट स्थित श्री विद्या मठ में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने फूलों की होली खेली। केदारघाट स्थित श्री विद्या मठ में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने संतों व भक्तों संग फूलों की होली खेली। शंकराचार्य बनने के बाद होली के अवसर पर प्रथम बार काशी आगमन से भक्तों व काशीवासियों का उत्साह दुगना हो गया। होली मिलन समारोह का प्रारंभ श्री प्रकाश पांडे ने पूज्य महाराज श्री की एक रचना के माध्यम से किया, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय कवि साण बनारसी ने अपनी रचना से उपस्थित भक्तों को गुदगुदाया। तदुपरांत कृष्ण कुमार तिवारी और गीतांजलि मौर्य ने होली व भक्ति गीत प्रस्तुत किया। भक्तों को आशीर्वचन प्रदान करते हुए शंकराचार्य जी महाराज ने कहा कि काशी ज्ञान, ध्यान, विद्या, बुद्धि व अपने अल्हड़पन हेतु जानी जाती है, लेकिन अब काशी पर भी आधुनिकता सवार हो रही है। यह चिंताजनक है। काशीवासियों को इस पर विचार करना चाहिए और फूलों की होली के औचित्य पर प्रकाश डालते हुए पूज्य श्री ने कहा कि रंगों से होली खेलने के बाद उसे छुड़ाना पड़ता है और रंगों में आजकल केमिकल मिला दिया जा रहा है, जिससे त्वचा को भी क्षति पहुंचती है। वहीं फूलों से होली खेलने से ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती, बल्कि फूलों से होली खेलने से उसकी खुशबू वातावरण में व्याप्त हो जाती है और मन प्रसन्न हो जाता है। होली मिलन समारोह में प्रमुख रूप से सर्वश्री साध्वी पूर्णाम्बा दीदी जी, साध्वी शरदम्बा दीदी जी, ब्रह्मचारी लीला विनोदानंद, ब्रह्मचारी वृत्तानंद, रवि त्रिवेदी, जतलेश्वर यादव, नीलम दुबे आदि लोग सम्मिलित थे। हाँ, फूलों को होली में ये रहता है कि रंग दिखाई देता है लेकिन चिपकता नहीं है, और चिपकता नहीं है तो फिर छुड़ाने में परिश्रम भी नहीं होता है, प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है और समस्या नहीं होती है। बाकी रंगों में समस्या होती है, उनको छुड़ाना फिर मुश्किल काम हो जाता है, उसके लिए केमिकल का उपयोग करना पड़ता है। काशीवासियों के लिए कोई संदेश? देखिए, काशीवासी जिस चीज़ के लिए जाने जाते थे, पहले तो ज्ञान ध्यान के लिए जाने जाते थे, फिर विद्या बुद्धि के लिए जाने जाते थे, फिर अपने अल्हड़पन के लिए। अब वो सब चीज़ें पीछे होती चली जा रही हैं, आधुनिकता के रंग में काशी रंगती चली जा रही है। तो काशीवासियों के लिए हम क्या कहेंगे, अब तो यही देख रहे हैं कि काशी बदल रही है और जो अल्हड़पन था काशी का, जो यहाँ के लोगों की मस्ती थी, वो कमज़ोर हो रही है। इस बारे में काशीवासियों को ध्यान देना चाहिए। कमला आशीर्वाद वाटिका डाफी में साध्वी गीताम्बा तीर्थ ने श्रीमद देवी भागवत कथा के अंतर्गत मां आदि शक्ति की कथा का गुणगान किया। डाफी स्थित कमला आशीर्वाद वाटिका में चल रहे श्रीमद देवी भागवत कथा के दूसरे दिन रविवार को कथा का अमृत पान कराते हुए देवी उपासिका साध्वी गीताम्बा तीर्थ ने कहा कि मां आदि शक्ति सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। जब मानव सब जगह से लाचार हो जाता है और मां की शरण में आता है तो मां उसके सभी कष्ट दूर करती हैं।
उन्होंने देवी भागवत कथा का वर्णन करते हुए कहा कि महर्षि वेदव्यास जो भगवान के अवतार थे, उनको जब कोई संतान नहीं था, पत्नी उनकी हमेशा दुखी रहती थी, तो भगवान वेदव्यास माँ आदि शक्ति की आराधना करते थे। माँ आदि शक्ति उनसे प्रसन्न हुई और उनको सुखदेव के रूप में योग पुत्र की प्राप्ति कराई। सुखदेव जी पैदा होते ही घर बार छोड़कर वन में चले गए और शांति के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश सहित सभी देवताओं की पूजा अर्चना की, लेकिन कहीं शांति नहीं मिली और अंत में महाराजा जनक के पास पहुँचे और उनसे गृहस्थ जीवन में ही रहकर संत जैसा आचरण मन में लाने की बात कही। राजा जनक ने उनको माँ आदि शक्ति की आराधना करने की सीख दी। राजा जनक के कहने पर सुखदेव जी ने माँ आदि शक्ति की आराधना की और गृहस्थ जीवन में रहकर मानव के कल्याण का कार्य करने लगे। इसके पूर्व शनिवार को प्रथम दिन मंगल कलश यात्रा निकला। कलश यात्रा का शुभारंभ श्री गोवर्धनपुर डाफी स्थित चौरा माता मंदिर में मां का विधिवत पूजन अर्चन करके हुआ। मंगल कलश यात्रा में शामिल 108 कन्याएं हाथ में कलश लेकर चल रही थी। कलश यात्रा में शामिल भक्त हाथों में ध्वज पताका लिए जय माता का उद्घोष करते हुए चल रहे थे। वहीं यात्रा में शामिल माताएं भाव विभोर होकर नृत्य भी करते हुए चल रही थी। कलश यात्रा में सबसे आगे देवी उपासिका साध्वी गीताम्बाती चल रही थी। उनके पीछे हजारों भक्त जय घोष करते हुए चल रहे थे। हे पृथ्वी तेरी जय होवे, हे दसों दिशाएं जय होवे। हिंदू युवा वाहिनी महानगर वाराणसी द्वारा भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। हिंदू युवा वाहिनी महानगर वाराणसी द्वारा होली मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवा साथियों ने सहभागिता की। साथ ही एक दूसरे को गुलाल अबीर पोत कर होली की शुभकामनाएं दी और आगामी नव संवत्सर शोभा यात्रा 21 मार्च के विषय पर विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से महानगर प्रभारी मनीष मिश्रा, महानगर संयोजक सुनील कुशवाहा, अजय सिंह, महानगर अध्यक्ष, महानगर मीडिया प्रभारी अश्विनी गुप्ता, दिनेश अग्रहरी, अंशु तिवारी, उमेश सिंह, विनय चौरसिया, नीतीश सिंह, बाबू यादव, गप्पू सिंह, अंशुल तिवारी आदि उपस्थित थे। होली एक रंगों का त्योहार है, आपस में मिलने का त्योहार है, आपस में करने का त्योहार है। होली बहुत ही सुंदर त्योहार है, लेकिन आज इस त्योहार को और हिंदू सनातन धर्म में होली का महत्व बहुत ही अच्छा है। आज हम उसी पर्व को अपने भाइयों के साथ होली मिलन का समारोह अपने प्रांगण में कर रहे हैं और बहुत ही आनंदपूर्वक। दिव्यांग क्रिकेट विश्व कप के लिए भारतीय टीम के खिलाड़ियों के चयन हेतु आयोजित ट्रायल मैचों का रविवार को समापन हुआ। भारत में पहली बार होने वाले दिव्यांग क्रिकेट विश्व कप हेतु भारतीय टीम के खिलाड़ियों के चयन के लिए 5 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ एवं उत्तर प्रदेश के दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ियों के बीच ट्रायल मैच ऑल इंडिया क्रिकेट एसोसिएशन फॉर फिजिकली चैलेंज्ड मुंबई प्रेजेंट के बैनर तले BHU एम्फी थिएटर मैदान पर चल रहे प्रतियोगिता का रविवार को समापन हुआ। समापन समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर कमलेश पांडे, पूर्व मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन भारत सरकार थे। समापन समारोह की अध्यक्षता स्वामी विवेक चैतन्य ने किया। रविवार को पहला मुकाबला राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ के बीच खेला गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। राजस्थान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट खोकर 171 रन बनाई। जवाब में छत्तीसगढ़ की टीम मैच के अंतिम ओवर तक संघर्ष करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 8 विकेट खोकर कुल 167 रन ही बना सकी और 4 रन से मैच हार गई। दूसरा मैच उत्तर प्रदेश एवं विदर्भ टीम के बीच खेला गया। उत्तर प्रदेश की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 189 रन बनाए। जवाब में खेलते हुए विदर्भ की टीम ने 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाए और मैच गंवा बैठी। उत्तर प्रदेश के हरिओम को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश की टीम को टूर्नामेंट की विजेता तथा विदर्भ को उप विजेता ट्रॉफी प्रदान की गई। बेस्ट बैट्समैन का खिताब हरिओम, बेस्ट बॉलर खिताब राजेश तथा मैन ऑफ द सीरीज गजानन रोकड़े को प्रदान किया गया। सभी खिलाड़ियों को स्मृति चिन्ह तथा नगद पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्नाव की संस्था पब्लिक हैंडीकैप फाउंडेशन द्वारा खिलाड़ियों का सम्मान किया गया तथा प्रसिद्ध मनोचिकित्सक डॉक्टर तुलसी द्वारा सभी खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। पूरे मैच के दौरान राष्ट्रीय चयनकर्ता ब्रिजेश सोलकर एवं दीपक जाधव उपस्थित रहकर खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस का आकलन करते रहे।
ऑल इंडिया क्रिकेट एसोसिएशन फॉर फिजिकली चैलेंज के सेंट्रल जोन के अध्यक्ष डॉक्टर संजय चौरसिया ने टूर्नामेंट में शामिल सभी दिव्यांग क्रिकेटर खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि खेल में हार जीत मायने नहीं रखती, बल्कि खिलाड़ियों का जज्बा महत्वपूर्ण होता है। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण में समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव सच के साथ।